तो आज का जो टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ टिब्यूल्स। जो हमने पढ़ा है नेफ्रॉन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, उसमें जो टिब्यूल वाला पार्ट है। अब इसमें एक तो हो गया प्रॉक्सिमल टिब्यूल। जो शुरुआत में उसे बोलेंगे प्रॉक्सिमल टिब्यूल, क्योंकि इसकी शेप ऐसी कॉन्वोल्यूटेड है, तो कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। उसके बाद ये है हेनले लूप, ठीक है, हेनले लूप। और फिर उसके बाद है ये डीसीटी मींस डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग टिब्यूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इन सभी पार्ट के हम फंक्शन जानने वाले हैं डिटेल में। ये क्या क्या करते हैं यही हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले पीसीटी के बारे में समझते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स के बारे में समझते हैं। इनकी जो वॉल होती है इनर साइड, उसमें प्रेजेंट होती है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रूस बॉर्डर एपिथेलियम। हम समझते हैं क्यूबॉइडल क्या होता है, क्यूब शेप की जो एपिथेलियम है। सिंपल क्या होता है, वन लेयर। ब्रश बॉर्डर क्या होता है, तो जैसे हमने ब्लाई पढ़ा है, तो ब्लाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इंटेस्टाइन में, है ना, ऑर्गन के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। लेकिन ब्रश बॉर्डर दरअसल सेल में वो स्मॉल स्मॉल विलाई लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें बोलते हैं माइक्रोब्लाई बेसिकली, है ना, या ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। तो सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, वहां भी जो विलाई का फंक्शन होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन। दरअसल विलाई सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, ऐसे ही यहाँ पर माइक्रोब्लाई भी सरफेस एरिया को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, है ना। तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा, वो भी किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। तो बेसिकली यहाँ रीअब्जॉर्प्शन होता है। रीअब्जॉर्प्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से फिल्टर होके अभी अभी गया है ना, फिल्ट्रेट, और उस फिल्ट्रेट में से ही चीजें एब्जॉर्ब हो रही हैं वापस, तो हम इस चीज को बोलेंगे रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन। तो ये रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी में किस किस चीज का होता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो रीएब्जॉर्प्शन होगा सभी न्यूट्रिएंट्स का, सभी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड, विटामिन्स, ठीक है। लगभग 100% और 99 पॉइंट समथिंग ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, है ना, नियरली 100% रीएब्जॉर्ब ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन पीसीटी, पहली जरूरी बात। और क्या रीएब्जॉर्ब होता है, नियरली 70-80% electrolytes reabsorb in PCT and also water reabsorb in PCT 70-80%, ठीक है। तो 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट और वाटर भी रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं यहीं पर। अब ये देखते हैं ये रीएब्जॉर्प्शन कैसे होता है, कैसे मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट से या पैसिव ट्रांसपोर्ट से कैसे। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो सभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रीएब्जॉर्ब होते हैं, जबकि इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें और वाटर की बात करें, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में जो पॉजिटिव वाले हैं, ठीक है, जैसे Na+ एंड K+, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रीएब्सॉर्ब होते हैं, जबकि Cl- इनको फॉलो करता है ना। जब आयनिक बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो उसको मेंटेन करने के लिए जो Cl- है, क्लोराइड है, वो भी इन पॉजिटिव आयंस को फॉलो करेगा। तो फिर ये तो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और अगर वाटर की बात करें, तो जिधर पहुंच जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट, है ना, मींस सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट, तो वाटर उन इलेक्ट्रोलाइट्स को फॉलो करेगा, उन सॉल्ट्स को फॉलो करेगा। इस चीज को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस।
और भी रीअब्जॉर्ब होता है। हाँ, हम जानते हैं कि यहाँ फिल्टर होके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद यूरिया भी प्रेजेंट है इस फिल्ट्रेट में, इस फिल्ट्रेट में यूरिया भी प्रेजेंट है। तो फिर यूरिया, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वो कुछ तो डिफ्यूज आउट होगा जरूर। तो सम यूरिया रीएब्सॉर्ब, लेकिन किस तरीके से, कौन से वे से? डिफ्यूजन से। ठीक। और भी कुछ रीएब्सॉर्ब होता है, लेकिन बॉडी की जरूरत की वजह से नहीं या उसकी कंसंट्रेशन की वजह से नहीं, बल्कि ब्लड के पीएच को मेंटेन करने के लिए और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए रीएब्सॉर्ब होता है, और वो है बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट रीएब्सॉर्ब टू मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड में ब्लड भी आ गया। ठीक है। तो ये जो सब्सटेंसेस हैं, इनका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है कहां पर? पीसीटी में। अब एक और चीज देख लेते हैं। जैसे हमने यहां देखा ब्रश बॉर्डर, ऐसे ये क्या है? क्यूबॉइडल। ग्लैंड्स जो होती हैं, जो सीक्रेशन करती हैं, उनमें जो प्रेजेंट एपिथेलियम होती है, वो एपिथेलियम मोस्टली कौन सी होती है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो एक तरह से कह सकते हो कि जहां क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, वहां सीक्रेशन है। तो पीसीटी में जो ये एपिथेलियम है, ये क्यूबॉइडल के साथ साथ ब्रश बॉर्डर भी है। ब्रश बॉर्डर है तो हमने उसके फंक्शन देख लिए, क्योंकि क्यूबॉइडल है तो ये सीक्रेशन भी करती है ना। क्यूबॉइडल तो है ही, साथ में ब्रश बॉर्डर है तो रीअब्जॉर्प्शन करती है। बाकी क्यूबॉइडल सीक्रेशन करती है, तो यहाँ से हम याद रख सकते हैं। बेसिकली ये लर्निंग का तरीका है ना। ये तो एक लर्निंग का भी है सीक्रेशन, और वो सीक्रेशन भी होता है सिलेक्टिव टाइप का। सिलेक्टिव क्यों कह रहे हैं इसको? दरअसल अगर बॉडी फ्लूइड्स, जैसा कि हमने यहां देखा था, बिल्कुल वैसे ही अगर कोई चीज ज्यादा एब्जॉर्ब हो गई है ना, कुछ चीजें ज्यादा एब्जॉर्ब हो गई और उनकी वजह से जो पीएच है या फिर जो आयनिक बैलेंस है, वो चेंज हो गया बॉडी फ्लूइड का, तो फिर सीक्रेशन होगा। मीन्स ये जो यहाँ पर एपिथेलियम मौजूद है, यहाँ दिखाई गई है, वो एपिथेलियम इस जो ल्यूमेन है, टिब्यूल का ल्यूमेन है, इसमें वापस कर देगी। वो H+ को कर सकती है वापस, वो NH3 को, वो K+ को। और ये क्यों? मेंटेन करने के लिए पीएच को और आयनिक बैलेंस को। तो इस तरह से ये पीसीटी के फंक्शन हुए, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के फंक्शंस। अब अगला पार्ट आता है हेनले लूप। हेनले लूप हम जानते ही हैं। तो ये हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब है ना, डिसेंडिंग लिम्ब। और ये ऊपर जा रहा है, इसे हम बोलेंगे असेंडिंग लिम्ब। और ये हमें ब्लू कलर के जो दिखाई दे रहे हैं, वो ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है। जिसे हम बोलते हैं पेरी टिब्यूलर कैपिलरीज, जिसमें ये वाली जो हमें दिखाई दे रही है नीचे की तरफ जाती हुई, इसमें ब्लड ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है, तो हम इसको बोल सकते हैं डिसेंडिंग, है ना, नीचे की तरफ जाती हुई डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ बासा रेक्टा, है ना। तो ये जो यू टाइप का दिखाई दे रहा है, इसे क्या बोलते हैं? बासा रेक्टा बोलते हैं। तो हेनले लूप के पैरेलल जो टिब्यूल है, ब्लड वेसल है, उसे हम लोग बोलते हैं बासा रेक्टा। तो बासा रेक्टा का ये डिसेंडिंग लिम्ब हो गया, और बासा रेक्टा का ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये असेंडिंग लिम्ब। ठीक है। तो हेनले लूप में होता क्या है? हेनले लूप में बेसिकली जो फिल्ट्रेट है वो कंसंट्रेट होता है। और कंसंट्रेट होता कैसे है? तो यहाँ वाटर को निकाला जाता है और सॉल्ट्स को निकाला जाता है, मींस NaCl को निकाला जाता है। तो यहाँ जो फिल्ट्रेट होता है वो हाइपरटोनिक होता है, हो जाता है ऐसा हाइपरटोनिक। अगर पीसीटी की बात करें, जो हम पढ़ चुके हैं अभी, तो
पीसीटी के अंदर जो फिल्ट्रेट होता है वो आइसोटोनिक होता है। आइसोटोनिक का मतलब जो ब्लड में जो कंसंट्रेशन है सॉल्ट्स की उतनी ही कंसंट्रेशन कहाँ रहती है, पीसीटी में। लेकिन जब ये एक बार हेनले लूप को क्रॉस कर जाएगा तो इसकी जो कंसंट्रेशन है हेनले लूप में जब ये पास होगा फिल्ट्रेट तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी इसकी, फिल्ट्रेट की। तो यहाँ कंसंट्रेशन वाला प्रोसेस होता है, हाइपरटोनिकनेस बढ़ती है, और वो भी एक तरीके से, एक मैकेनिज्म से, और उस मैकेनिज्म का नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होती है, तो काउंटर करंट हो गया अपोजिट फ्लो। अपोजिट फ्लो तो हम देख रहे हैं जैसे ये जो है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, इसमें नीचे की तरफ जो फिल्ट्रेट है वो मूव कर रहा है। ठीक है, और इस वाले असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले में जो फिल्ट्रेट है वो ऊपर की तरफ असेंड कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन अगर बासा रेक्टा की बात करें तो यहाँ पर ये असेंडिंग है, ऊपर की तरफ ब्लड फ्लो कर रहा है। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो ये क्या हो गया, काउंटर अपोजिट फ्लो हो गया दोनों में। ऐसे ही यहाँ पर बासा रेक्टा और हेनले लूप का जो असेंडिंग लिम्ब है दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ भी अपोजिट फ्लो हो गया, बासा रेक्टा में नीचे की तरफ और हेनले में ऊपर की तरफ। वैसे और भी अपोजिट फ्लो होते हैं, उनको बाद में देखेंगे। अभी हमने समझ लिया काउंटर करंट का मतलब है अपोजिट फ्लो। और काउंटर करंट से बेनिफिट ये होता है कि अगर इन दोनों के बीच एक्सचेंज होना है, इसके हेनले वाले लिम्ब के बीच और बासा रेक्टा के लिम्ब के बीच अगर एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज होना है, तो अपोजिट फ्लो की वजह से ये एक्सचेंज मैक्सिमाइज हो जाएगा। मैक्सिमाइज का मतलब ज्यादा से ज्यादा। और अगर इन दोनों का जो फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में होगा तो इनके बीच जो एक्सचेंज होगा वो 100% नहीं हो सकता, नियरली 40-50% हो पाता है। और अगर अपोजिट फ्लो होता है तो नियरली 100%, या ये कह सकते हो ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर हो जाती हैं चीजें, ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं इनके बीच। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है काउंटर करंट का। तो बॉडी में जहां भी ऐसा कुछ एक्सचेंज होना होता है वहां काउंटर करंट ही होता है। ठीक है, अब जैसे हमने देख ही लिया डिसेंडिंग लिम्ब, तो डिसेंडिंग लिम्ब जो है हेनले लूप का ये वाला, ये वाटर के लिए तो परमिएबल होता है, मींस इससे वाटर निकल के बाहर आ सकता है लेकिन सॉल्ट्स नहीं आ सकते। जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो परमिएबल नहीं है, इम्परमिएबल है। ठीक है, तो वाटर यहां से बाहर निकल सकता है लेकिन सॉल्ट्स नहीं निकल सकते। जबकि असेंडिंग लिम्ब की बात करें, जो दूसरा वाला लिम्ब है ये, इसकी बात करें तो ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है, जबकि इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये परमिएबल है। और जो इलेक्ट्रोलाइट निकलेंगे, जैसे वाटर तो मूव करेगा, वो ऑस्मोसिस से मूव करेगा, जबकि इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं और पैसिवली भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब जरा काउंटर करंट को देख लेते हैं अच्छे से, ये काउंटर करंट क्या है। हमने अभी ये देख लिया डिसेंडिंग क्या है, असेंडिंग क्या है। इसी को थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं, इसी फिगर को बेहतर तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, ये दिखाई दे रहा है असेंडिंग बासा रेक्टा, और ये डिसेंडिंग बासा रेक्टा। हमने देख लिया था अपोजिट फ्लो होते हैं, इनके आपस में तो होते ही हैं, और भी दूसरे अपोजिट फ्लो होते हैं, वो भी देख लेते हैं कौन कौन से अपोजिट फ्लोज हैं। ठीक है, तो एक तो अपोजिट फ्लो अगर इन दोनों को कंपेयर करें, इसको डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, तो इनमें भी अपोजिट फ्लो है। ठीक है, तो एक अपोजिट फ्लो हो गया। दूसरा, अगर हम बासा रेक्टा के दोनों लिम्ब्स को, है ना, कंपेयर करें
तो भी इनमें अपोजिट फ्लो है। तो दूसरा अपोजिट फ्लो हो गया। और तीसरा तो हम पहले ही जान चुके हैं कि अगर बासा रेक्टा और हेनले लिम्स को कंपेयर करें तो इनमें अपोजिट फ्लो है, इनके बीच भी अपोजिट फ्लो है। ठीक है। और अपोजिट फ्लो पहले तो ये कितने करीब है अभी हमने देखा था, है ना। इनमें प्रॉक्सिमिटी बहुत ज्यादा है, करीबी बहुत ज्यादा है। तो करीबी होने की वजह से और इनमें फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से जो एक्सचेंज होगा सब्सटेंस का या जो ट्रांसपोर्ट होगा वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है। अब है क्या, जैसे इसको देख लेते हैं पहले। ये हेनले लिम्ब का डिसेंडिंग, हेनले लूप का डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है। और यहाँ एक फ्लूइड भी भरा है, उसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मींस जो लिम्स हैं, हेनले लिम्स और जो बासा रेक्टा के लिम्स हैं, इन सब के आसपास एक फ्लूइड भरा है। उस फ्लूइड को बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और उसमें अगर ऑस्मोलैरिटी की बात करते हैं तो हम जानते हैं ये पीसीटी डीसीटी के साइड होते हैं, कोर्टेक्स की तरफ होते हैं। ठीक है, कोर्टेक्स की तरफ। जबकि ये हेनले लिम्ब का जो नीचे वाला पार्ट होता है हेनले लूप का, वो किधर होता है, मेडुला की तरफ होता है। ठीक है, मेडुला। तो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें कोर्टेक्स की तरफ जो ऑस्मोलैरिटी है वो कम है, और जैसे जैसे आप बढ़ोगे मेडुला की तरफ ये ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करती जाती है। ठीक है। तो ये ऑस्मोलैरिटी भी जो ये एक ग्रेडियंट बन गया, जैसे आप ऊपर से कॉर्टेक्स की तरफ से मेडुला की तरफ बढ़ोगे तो लगातार ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है। हम कह सकते हैं कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ग्रेडियंट मौजूद है। ठीक है, लगातार वो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो ये जो ग्रेडियंट है, ये जो कंसंट्रेशन का इंक्रीज है या डिक्रीज है, वो भी मेंटेन हो पाता है एसी की वजह से, इस अपोजिट फ्लो और प्रॉक्सिमिटी की वजह से। ठीक है, देखते हैं कैसे। जैसे हम जानते हैं यहाँ पर इसमें 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर इतनी ऑस्मोलैरिटी है, 300 यूनिट ऑस्मोलैरिटी है। नीचे जाओगे, हम जानते हैं ये डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर तो पास आउट हो सकता है लेकिन सॉल्ट्स पास आउट नहीं हो सकते। तो वाटर लगातार पास आउट हो रहा है तो यहाँ सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है। तो सबसे नीचे पहुंचोगे तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो फिर यहाँ जो ये कंसंट्रेशन किसकी दिखाई दे रही है, सॉल्ट की। मीन्स यहाँ वाटर निकला। ठीक है, तो यहाँ वाटर काफी ज्यादा निकल गया और धीरे धीरे वाटर निकलता गया और यहाँ भी निकला है वाटर थोड़ा सा, है ना। अब जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो सॉल्ट्स बाहर निकल के आते हैं, इससे एक्टिव ट्रांसपोर्ट से या मे बी पैसिव ट्रांसपोर्ट से। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, क्योंकि यहाँ सोल्ट ज्यादा है तो यहाँ निकल के बाहर आएंगे, कम रहेगा निकलेंगे निकलेंगे निकलेंगे। तो इस तरह से इधर वाटर निकला, इधर सोल्ट्स निकले, और ये वाटर जो भी निकला वो पहुंच गया वासा रेक्टा में, है ना। वासा रेक्टा में मीन्स जो वाटर निकला यहाँ वो वासा रेक्टा में पहुंच गया, जो वाटर निकला यहाँ वासा रेक्टा में पहुंच गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है सोल्ट्स की वो कितनी है, 900। मीन्स यहाँ यहाँ कह सकते हो कि वाटर यहाँ पर काफी कम है। ठीक है,
तो यहां अगर थोड़ा सा भी वाटर होगा तो अंदर चला जाएगा, ठीक है। और 600 यहां दे रखा है, 600 मींस ये तो सॉल्यूट है, लेकिन ना यहां के कंपैरिजन में 600 वाली जगह वाटर का अमाउंट थोड़ा इंक्रीज हो गया, लेकिन उसके लिए वाटर यहाँ काफी ज्यादा अमाउंट में है तो वो इधर मूव कर जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये ट्रांसफर हो जाते हैं सब्सटेंसेस। Presence of such interstitial gradient help in an easy passage of water from the collecting tubule, thereby concentrating the filtrate. Human kidney can produce urine nearby 4 times concentrated than the initial filtrate formed. देखो, जो काउंटर करंट है, काउंटर करंट में एक ही बात याद रखनी है कि अपोजिट फ्लो होने की वजह से जो एक्सचेंज होता है सब्सटेंसेस का, जो ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंसेस का, वो मैक्सिमाइज हो जाता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस फिगर को देखोगे और समझोगे। बाकी एक फिगर एनसीईआरटी में भी बना हुआ है, वो इसके मुकाबले थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा। अगर ये समझ लोगे तो वो भी समझ लोगे, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी में जो भी थ्योरी लिखी है उसे आप समझने की कोशिश करोगे, समझ जाओगे, इतना मुश्किल नहीं। बस इस बात को ध्यान में रखोगे, काउंटर करंट जहां होगा वहां एक्सचेंज मैक्सिमाइज हो जाएगा, एक्सचेंज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी एनसीईआरटी में जो फिगर दे रखा है वो ये वाला है। अब देखो, ये तो हो गया हेनले लूप्स और ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि लगातार जो मेड्यूलरी फ्लूइड है या इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, मेड्यूलरी नहीं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, उसमें कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है। मींस अगर इसमें नीचे की तरफ आएंगे तो ऑस्मोसिस जरूर होगा, है ना, वाटर बाहर आएगा ऑस्मोसिस की वजह से, ठीक है। तो इस पूरे पार्ट में, चाहे वो हेनले हो चाहे ये कलेक्टिंग डक्ट हो, इसमें हो रहा क्या है, इसमें कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। यहाँ तक तो हम फिल्ट्रेट ही बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं, लेकिन जैसे ही कलेक्टिंग डक्ट में फिल्ट्रेट आ जाता है तब इसको नाम देते हैं हम लोग यूरिन, है ना। कलेक्टिंग डक्ट में जैसे ही आ गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, तब इसका नाम क्या हो गया, यूरिन हो गया। इससे पहले हम यूरिन कहीं नहीं बोलेंगे, उससे पहले हम बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो ये जो ग्रेडियंट है इसी की वजह से ये कंसंट्रेट हो पाता है, यूरिन कंसंट्रेट हो पाता है, और कितना, नियरली 4 टाइम्स। अब डीसीटी को देख लेते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एक तो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है। एक कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन क्या है, दरअसल अगर जरूरत होगी बॉडी को तो सोडियम का और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, है ना। अब रीएब्जॉर्प्शन या तो एक्टिवली होगा या पैसिवली होगा, देख लेंगे। जैसे कि क्या कंडीशन हो सकती है, when level of plasma water falls, मींस ब्लड में वाटर अगर कम हो रहा है तो हम जानते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब रिलीज एडीएच हार्मोन, है ना। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच हार्मोन निकलता है which increase the permeability of distal convoluted tubule and collecting duct to water। तो ब्लड में अगर वाटर की कमी होती है तो एडीएच निकलता है, और एडीएच जब निकलता है तो डीसीटी में परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है वाटर के लिए, ठीक है।
और परमिएबिलिटी अगर इंक्रीज हो जाएगी तो वाटर वापस आ जाएगा, रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, वाटर बॉडी में आ जाएगा। एक कंडीशन हो गई कि ब्लड में जब वाटर की कमी होगी तो ही केवल वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होगा, है ना। तो ये कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन हो गया। दूसरा जो एड्रिनल हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो बॉडी में अगर सॉल्ट्स की कमी हो गई, आयंस की कमी हो गई, ठीक है, उस समय भी इस हार्मोन के इन्फ्लुएंस की वजह से एड्रिनल ग्लैंड निकालेगी एल्डोस्टेरोन हार्मोन, और एल्डोस्टेरोन हार्मोन की वजह से जो सॉल्ट्स हैं, जो सोडियम है बेसिकली, है ना, सोडियम एब्जॉर्ब हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि डीसीटी की जो परमिएबिलिटी है, डीसीटी की वॉल की जो परमिएबिलिटी है आयंस के लिए, वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से सोडियम और वाटर का कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होगा। अगर जरूरत होगी बॉडी में तो हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में ये काम होता है। अब बॉडी में अगर पीएच और सोडियम पोटेशियम बैलेंस अगर गड़बड़ है ब्लड में, तो भी रीएब्जॉर्प्शन या सीक्रेशन हो सकता है। तो अगर रीएब्जॉर्प्शन होगा तो होगा बाइकार्बोनेट का, और अगर सीक्रेशन होता है तो वो होगा H+, K+ और NH4+ या NH3 का, ठीक है, टू मेंटेन द पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन ब्लड, ठीक है। बाकी जो रिमूवल है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन, अमोनियम आयन from the blood in PCT, DCT help to maintain pH of blood between 6 to 8. तो ब्लड का जो पीएच होता है, वैसे तो हम जानते हैं स्लाइटली बेसिक होता है, लेकिन फिर भी वो कभी कभार डाउन भी चला जाता है। ब्लड का पीएच 6 की तरफ चला जाता है, 7 से 6 की तरफ, वैसे ज्यादातर ऊपर ही रहता है, 7 से 7 से, ठीक है। तो जो ब्लड का पीएच है उसको मेंटेन किया जाता है पीसीटी और डीसीटी की मदद से। लगातार H+ और NH4+ को रिमूव किया जाता है लगातार ब्लड से पीसीटी और डीसीटी में, ठीक है। ये सीक्रेशन है, क्या है ये सीक्रेशन, जैसे यहाँ सीक्रेशन हो गया और हमने पीसीटी में भी सीक्रेशन देखा था। लेकिन अगर ये जो वेरिएशन है इससे ज्यादा बढ़ता है तो ये हमारी बॉडी के लिए, हमारी लाइफ के लिए थ्रेट है, हमारी लाइफ के लिए डेंजर है। अब सबसे लास्ट जो पार्ट बचा है ट्यूब्यूल का वो है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट हम जानते हैं, दिस इज दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू इनर पार्ट ऑफ मेडुला। ये हम जानते हैं, इधर कॉर्टेक्स होता है, इधर मेडुला होता है। Large amount of water could be reabsorbed from this region to produce a concentrated urine. तो ये हमने देख लिया कि लगातार वाटर निकलता रहता है, इसकी वजह से कंसंट्रेशन इंक्रीज होती रहती है। This segment allow passes of a small amount of urea into medullary interstitium to keep up the osmolarity. तो थोड़ा अमाउंट यूरिया का भी निकल जाता है ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। It also play a role to maintain of pH and ionic balance of body by selective secretion, है ना। यहाँ भी सिलेक्टिव सिक्रेशन होता है, तो सिलेक्टिव सिक्रेशन पीसीटी में भी होता है, सिलेक्टिव सिक्रेशन डीसीटी में भी होता है, और सिलेक्टिव सिक्रेशन कलेक्टिंग डक्ट में भी होता है। और हर जगह सिक्रेशन के पीछे एक ही वजह होती है, ब्लड का पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने का हमारा टारगेट होता है, ठीक है। तो ये कलेक्टिंग डक्ट है और इसके बारे में ये कुछ पॉइंट्स आप
याद कर लोगे, पढ़ लोगे। अब कौन सी चीजें हाई थ्रेशोल्ड की हैं, कौन से सब्सटेंस लो थ्रेशोल्ड के हैं और कौन से सब्सटेंस नॉन थ्रेशोल्ड के हैं। अब ये हाई थ्रेशोल्ड क्या होता है? हाई वो सब्सटेंस जो लगभग पूरी तरह से अमीनो एसिड, विटामिन्स। लो थ्रेशोल्ड का मतलब जो बहुत ही कम कंसंट्रेशन में एब्जॉर्ब होते हैं वापस, उनको हम बोलते हैं लो थ्रेशोल्ड, जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन, फॉस्फेट। और जो बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, जैसे कि यूरिक एसिड, है ना। जैसे कई बार पूछा जाता है यूरिक एसिड क्या एब्जॉर्ब होता है, तो बिल्कुल नहीं, ये नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस है। एक होता है डाई यूरेटिक सब्सटेंस, ठीक है। तो डाईयूरेटिक का मतलब यूरिन को जो पतले करने वाले, है ना, यूरिन में वाटर ज्यादा हो जाएगा, इस चीज को बोलेंगे डाईयूरेसिस। तो वो जो यूरिन को वो डाइल्यूट कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं डाईयूरेटिक सब्सटेंस। तो वैसे तो जो यूरिन है उसका डाइल्यूशन या यूरिन का जो अमाउंट है ना, वो डिपेंड करता है कि आपने वाटर कितना लिया है। वाटर ज्यादा लोगे तो भाई अमाउंट भी यूरिन का ज्यादा होगा, या फूड में क्या लिया है, डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, टेम्परेचर क्या है ना, मेंटल, सारी चीजें डिसाइड करती हैं यूरिन के अमाउंट को। यूरिन ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे डायूरेसिस, ठीक है। However, there are some substances which increase the volume of urine to be excreted. These substances are called diuretic substance. Example क्या है? टी, कॉफी, एल्कोहल। टी, कॉफी, एल्कोहल अगर इनटेक करोगे तो यूरिन का जो अमाउंट है, वॉल्यूम है, वो इंक्रीज हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो करके मुझे भेजोगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये भी ऑब्जेक्टिव है। ये 3 क्वेश्चन सब्जेक्टिव है। ये वेरी शॉर्ट टाइप का है, ये शॉर्ट टाइप का है, जबकि लॉन्ग टाइप का है। तो इनके आंसर्स लिखो और मुझे भेजो। तो आज के लिए इतना ही।